हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सरिता खंडेलवाल। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडीज़ करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देख लिया था, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो रिएक्शन डिटेल में देखेंगे वो होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। जब अभिक्रिया के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन डिसाइड की जाती है, उसमें यदि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं उसकी अगर डबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है। अगर रिएक्टेंट एक ही है तो कंसंट्रेशन की पावर दो के बराबर रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर रिएक्टेंट दो हैं तो दोनों ही रिएक्टेंट के संबंध में उनकी जो पावर होगी वो एक एक होगी, और ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, जैसे ए प्लस ए प्रोडक्ट बना रहा है, तो एक तरीके से हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या है, सिर्फ ए। तो जो रेट रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो ए की पावर दो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ए की पावर एक के बराबर होगी, साथ ही बी की भी पावर के एक के बराबर होगी। तो जो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो 1+1 करके सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें समझ में आया कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक ही रिएक्टेंट हो या दो रिएक्टेंट हो। तो हम इन दोनों केसेस की स्टडी करेंगे कि इन दोनों केसेस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है, किस तरह से लिखी जाती है। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं जहाँ केवल एक ही रिएक्टेंट काम में आ रहा हो। फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट ए की प्रारंभिक सांद्रता जो है, या तो यहाँ पे दो तरह की बात हो सकती है, या तो रिएक्टेंट एक ही हो, अगर दो रिएक्टेंट हो तो उनकी कंसंट्रेशन एक ही होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि मान लो ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर उसकी प्रारंभ में सांद्रता ए है, मतलब T=0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है उसकी प्रारंभ में सांद्रता ए है, और टी समय के बाद जो सांद्रता हो जाएगी वो A-X रह जाएगी, क्योंकि ए में से जो एक्स पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ इक्वेशन लिखी जाएगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, dx/dt=K2 क्योंकि कंसंट्रेशन आप एक ही तरह के रिएक्टेंट है तो ए लिखेंगे। ठीक है। अब चूंकि है ना, जो टी समय पर जो कंसंट्रेशन वो बचती है वो A-X है, तो कंसंट्रेशन टर्म जो दो बार आ रही है उसकी जगह हम A-X लिख देंगे। तो जो dx/dt=K2 A-X की पावर 2 के बराबर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पावर 2 आ रही है, इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो ये हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन, और आप देख रहे हैं पावर 2 की वजह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उससे हम इंटीग्रल इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई थी उसको रीअरेंज करते हैं, A-X की पावर 2 को dx के नीचे ले जाते हैं और dt को K2 के साथ रख देते हैं। तो बचता है dx/A-X² K2 dt। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपकी बच गई। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आपने ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर जो रिज़ल्ट आया वो आया 1/A-X=K2t+c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है। अब जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया था कि आपको सी
जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। अगर t इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो x क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि t इज इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो x की वैल्यू जब हम एक समीकरण 21A में रखते हैं तो आपको c की वैल्यू क्या मिलती है, 1/a मिलती है। तो ये जो c की वैल्यू है जो 1/a मिली है उसको आप 21A में रख देंगे तो आपको क्या समीकरण मिल जाएगा, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस 1/a। तो आपने इस तरह से c की वैल्यू निकाल ली एक कंडीशन लगा के कि अगर t इज इक्वल टू ज़ीरो है तो x क्या हो जाएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन आपको मिली बच्चों c की वैल्यू रखने पर, उसको हम रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने पर हम देखते हैं, इसमें रीअरेंज करने पर 1/a को इधर ले आएंगे, ठीक है, और t को नीचे ले जाएंगे। तो रीअरेंज करने पर जो K2 जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a आती है। इसको और सॉल्व करने पर हम रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको क्या करना है वो ये आप जानते ही हैं कि a माइनस एक्स और a ले लेंगे कॉमन, तो आपका क्या बच जाएगा, a माइनस ए प्लस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका ये बच जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम करते हैं तो हमारी K2 की वैल्यू क्या आती है, 1/t एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया है और ये जो रेट कांस्टेंट की इक्वेशन होती है ये इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो आप सारे ही ऑर्डर के लिए दो तरह की इक्वेशन निकालते हैं, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन और एक इंटीग्रल इक्वेशन। अभी तक जो हमने कंडीशन देखी वो थी कि रिएक्टेंट एक जैसा हो या दो रिएक्टेंट हो तो उसकी कंसंट्रेशन सेम ही हो। अब हम दूसरा केस देखेंगे, यदि दो अभिकर्मक हैं और उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं समान नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ए की प्रारंभिक सांद्रता ए है और बी की प्रारंभिक सांद्रता बी है, स्मॉल बी मोल पर लीटर है। दोनों के ही XX मोल रिएक्ट कर जाते हैं तो बची हुई सांद्रता T समय पश्चात A माइनस एक्स और B माइनस एक्स रह जाएगी। तो इसको जब आप वही इस तरह से इक्वेशन लिख के जब कंसंट्रेशन का वैल्यू रखते हैं तो आपको ये समीकरण मिल जाएगा। वही आप अब क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन वाला स्टेप है ए वो आप dx के नीचे ले जाएंगे और t को K2 के साथ रख देंगे। तो आपकी कौन सी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन आपको मिल गई। तो ये तो हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट। अब वही करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो बच्चों सारी स्टेप आपकी सेम है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन की वैल्यू रख के और फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल इक्वेशन निकाल लेते हैं। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया आपने तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन होता है और इस तरह से इंटीग्रेशन होके आपको फाइनली जो ये वैल्यू मिलती है, आपको ये परिणाम मिलता है इंटीग्रेशन का। अब वही करना पड़ेगा आपको, c की वैल्यू निकालनी है तो वही t इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू रख के c की वैल्यू आ गई आपकी। फिर c की वैल्यू इक्वेशन 26 में रखने पर और फिर जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली K2 की वैल्यू आपको ये मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंटीग्रेशन है। आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको c की वैल्यू निकालनी है, फिर इक्वेशन में c की वैल्यू रख देनी है
और आपको फाइनली K2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये K2 की वैल्यू तब होती है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। तो दोनों ही संबंध में आपने K2 निकाला जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, या एक ही रिएक्टेंट काम में आ रहा हो, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो। जनरली सेम जो कंसंट्रेशन वाली जो K2 है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये K2 का ये जो फॉर्मूला है ये जनरली ऑब्जेक्टिव पर्पस से ज़्यादा पूछा जाता है। अब बच्चों हम कुछ है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आप देखें कि जो K2 की वैल्यू होती है वो 1/T(x)/A होती है। ये K2 की वैल्यू है, आपको पता है। अब अगर हम टाइम और x/A के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्लोप K2 मिलता है। ये आपको स्लोप K2 मिल गया। तो यहाँ पे किस किस के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, x/A और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप मिलता है। तो अगर आपको टाइम और ये कंसंट्रेशन चेंज पता है तो आप स्लोप के द्वारा रेट कांस्टेंट का निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरह अगर टाइम और 1/A-x टाइम और 1/A-x के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो हमें जो स्लोप मिलता है उससे तो हमें K2 का पता चल जाता है, और जो इंटरसेप्ट होता है उससे हमें प्रारंभिक सांद्रता का पता चलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व होता है। इससे कि हमें दो वैल्यू पता है तो हम तीसरी पता कर सकते हैं। ये जो ग्राफ बनाया गया है इससे हमें स्लोप से रेट कांस्टेंट का पता चल जाता है, और इस वाले ग्राफ से हमें स्लोप से रेट कांस्टेंट का पता चल जाता है, साथ ही इंटरसेप्ट से प्रारंभिक सांद्रता का पता चल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के ग्राफ में किस तरह का स्लोप आ रहा है और किस तरह का इंटरसेप्ट आता है। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ऑब्जेक्टिव पर्पस से पूछा जाता है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम या के रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है जिसमें कि रिएक्टेंट की सांद्रता अलग अलग होती है उसके लिए भी हम स्लोप देखते हैं। ये फॉर्मूला था जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया था। अगर टाइम और log B(A-x) A(B-x) के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आप देखिए कि जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से जारी होती है। स्लोप की वैल्यू K2(A-B)/2.303 के बराबर होती है। तो आपको ये अलग अलग तरह के स्लोप है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब कौन सी दो वैल्यू हैं जिनके बीच में अगर ग्राफ बना रहे हैं तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है। अब हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू याद करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। K2 का जो फार्मूला होता है वो x/T(A)(A-x) होता है। हाफ लाइफ के लिए आप T को तो T/2 लिख देंगे और x को A/2 कर देंगे, क्योंकि ये मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हाफ लाइफ क्या होती है। जब x और t की वैल्यू आप रखते हैं तो जो T12 का फॉर्मूला आता है वो 1/K2 1/A आता है। ये फॉर्मूला आपको मिलता है। इस फॉर्मूले से आपको एक चीज़ तो पता चल रही है कि जो हाफ लाइफ है वो प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर प्रारंभिक सांद्रता ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। तो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज इन्वर्सली proportional to the initial concentration of the reactant, and also the half life is inversely proportional to the rate constant of the rate of the reaction। जितना ज़्यादा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी हाफ लाइफ की उतनी ही कम वैल्यू होगी। मतलब अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि रेट बहुत तेज़ी से होगी, तो आधा प्रोडक्ट बनने में या आधा रिएक्टेंट खर्च होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हाफ लाइफ का जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है कि जो हाफ लाइफ होगी
वो रेट कांस्टेंट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इनिशियल कंसंट्रेशन के भी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कि एक रिएक्टेंट वो बहुत ज़्यादा आधिक्य में उपस्थित है, एक्सेस अमाउंट में उपस्थित है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए, आप देखिए कि जब दो रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है तो K2 के लिए फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रख लीजिए। अब हम देखते हैं कि वो कंडीशन जिसमें कि B की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा है। अगर B की वैल्यू A से ज़्यादा है तो b माइनस एक्स को हम b लिखेंगे, क्योंकि अगर b की वैल्यू ज़्यादा है तो x उसकी तुलना में बहुत कम होगा, तो हम b माइनस एक्स को b लिख सकते हैं और a माइनस बी को भी माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू बहुत कम है तो a माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस समीकरण में रखेंगे, b माइनस एक्स की जगह b रख दिया तो ये वाली जो टर्म है वो तो ये हो गई, और a माइनस बी की जगह माइनस बी रखा तो ये टर्म हो गई। तो आप इसको करके देखिए, इधर b से b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन a। ठीक है, तो आपका बच्चों सॉरी, यहाँ b से b कैंसिल मत करिए, आप b को कॉमन लेके बाहर चले जाइए। तो ये जो b है माइनस में, उस b से वो जो कॉमन b लिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपका माइनस साइन हटाने के लिए आपके जो लॉग की वैल्यू है वो भी उल्टी हो जाएगी, a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और a ऊपर आ जाएगा। b से b कैंसिल हो ही चुका है, तो जो K2 की वैल्यू क्या बचेगी 2.30 ये बचेगी। K2 की वैल्यू क्या बचेगी 2.303 अपॉन 2 लॉग a माइनस एक्स। तो ये किसके समान है, ये समीकरण फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के समान है। इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि हमें ये देखना है कि अगर दो रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है तो रेट कांस्टेंट के जो फॉर्मूले पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो ये रेट कांस्टेंट का सिंपल फॉर्मूला है जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। आपने कंडीशन रखी कि बी ए से बहुत ज़्यादा है, तो उसके परिणाम से ये दो चीज़ें हो जाएगी, b माइनस एक्स को आप b लिख सकते हैं, e माइनस बी को माइनस बी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू रखी, आपको ये समीकरण मिले, b से b कैंसिल कर दिया और माइनस को ऊपर ले गए। माइनस की वजह से लॉग के वो थे वो टर्म एक दूसरे से पलट जाएगी, तो आपको फाइनली के की वैल्यू लास्ट जो एक समीकरण है वो उसके बराबर मिल जाएगी। और ये समीकरण प्रथम कोटि रिएक्शन के समान होता है। तो प्रथम अगर कोई रिएक्टेंट आधिक्य में है तो रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगी। अब हम K2 की यूनिट देखते हैं। जो K2 की यूनिट होती है वो होती है सांद्रता माइनस और समय माइनस। सांद्रता की वैल्यू रखेंगे तो आपको फाइनली K2 की यूनिट जो मिलेगी वो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स होती है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये K2 की जो कंसंट्रेशन जो K2 की यूनिट है वो याद करके रखनी है। तो ये बच्चों हो गई K2 की यूनिट। तो K2 की यूनिट क्या होती है, सांद्रता माइनस और समय माइनस। और K2 की यूनिट का जो कॉमन फॉर्मूला था वो मैंने रेट कांस्टेंट का जो लेक्चर लिया था मैंने उस लेक्चर में बता दिया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें ये दे रखा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में 0.08 m से 0.04 m हो जाती है। तो सांद्रता को 0.01 होने में लगा समय बताइए। तो देखो आप 0.08 से 0.04 मतलब लगभग सांद्रता को आधी हो गई है सांद्रता। तो जो 10 मिनट दे रखा है वो क्या है,
हाफ लाइफ दे रखी है, आपको हाफ लाइफ दे रखी है और प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है। जो टी हाफ का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/K2A। आपको ए प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, टी हाफ दे रखी है, तो इन दोनों की वैल्यू रख के आप K2 का मान निकाल लेंगे। आपका K2 का मान आ गया। आपका जो द्वितीय कोटि का जो समीकरण है K2 का, उसमें आप K2 की वैल्यू रख देंगे। आपसे टाइम दे रखा है, टाइम आपसे पूछा गया है कि, और आपको ए और एक्स दे रखा है, तो आप वो दोनों चीज़ें सब रख के आप टी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट जो हाफ लाइफ दे रखी है उसकी सहायता से तो आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू रख के और फिर आप टाइम निकाल सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में दे रखा है कि ऑर्डर तो सेकंड है, ए माइनस बी है, तो ए और बी की कंसंट्रेशन समान है। तो आपका जो फर्स्ट केस हो गया वो लग जाएगा, ठीक है। 400 सेकंड पूरा होने में 400 सेकंड में 25% अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। बच्चों पहले जो जानकारी दे रखी है 400 सेकंड में 25% अभिक्रिया पूरी होती है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 है तो 400 समय बाद कितनी बच जाएगी, एक्स की वैल्यू तो हो जाएगी 25 और ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 75। तो आपको सारी वैल्यू दे रखी है, तो ये दे रखा है, तो आप सबसे पहले तो K2 इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। K2 के सारी चीज़ों की वैल्यू रख के आपने K2 निकाला तो आपको आ गया 1/1200। तो ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट। अब बच्चों रेट कांस्टेंट तो एक अभिक्रिया के लिए फिक्स होता है, हमने को रेट कांस्टेंट पता ही चल गया है। अब हमें निकालना है टाइम, तो फॉर्मूला हो जाएगा टाइम के लिए 1/K2 एक्स ए माइनस एक्स। अब ये बोल रहा है कि 60% पूरा होने में, तो ए तो हो जाएगा 100 और एक्स हो जाएगा 60, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा 40। आप सारी वैल्यू रख दे और टी का समय आ जाएगा कि 1800 सेकेंड लगेंगे। तो आपने देखा एक दूसरे की सहायता से पहले तो के निकाल लिया और फिर उस के की वैल्यू रख के बाद में टाइम निकाल लिया। तो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज़्म को फॉलो करती है, जैसे ट्वाइस O3 इज इक्वल टू थ्राइस O2, ट्वाइस Cl2O इज इक्वल टू ट्वाइस Cl2 प्लस O2, नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन, HI का अपघटन, एसिटाल्डिहाइड का तापीय अपघटन, नाइट्रोजन परऑक्साइड का तापीय अपघटन, ब्यूटाडाइन का द्वितीयकरण, ये सारी रिएक्शंस होती है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। क्षार द्वारा किसी एस्टर का जल अपघटन, साबुनीकरण, ये भी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर ये जल अपघटन एसिडिक कंडीशन में होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, और अगर बेसिक कंडीशन में होता है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है। इस तरह के न्यूमेरिकल अगर यहाँ पे एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में NaOH की जगह H2O लिख के H+ लिखा होता तो वो होती एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस, और वहाँ मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में एज अ एग्जांपल पढ़ा भी था। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन जो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस है ये काफ़ी पूछा जाता है। तो बच्चों ये था आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात हो चुकी है। हम प्रीवियस लेक्चर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।